आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। कुछ रोज़ पहले इसी प्रोग्राम में मैंने ये न्यूज़ ब्रेक की थी इजरायली मीडिया के रेफरेंसेस से कि हमास की जानिब से बढ़ती हुई रेजिस्टेंस की वजह से इजराइल ने अपनी दो टॉप की खुफिया एजेंसियों मूसाद और शैन बेत को ये टास्क दिया हुआ है कि वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हमास की लीडरशिप को ढूंढ ढूंढ के कत्ल करें। और फिर मैंने रोनाल्ड पाइन की बुक का हवाला देकर बताया था कि किस तरह मूसाद काम करती है और उनकी किलिंग्स के तरीके किस तरह हैरत अंगेज़ होते हैं। अब इजराइल ने टीम्स तो बना दी हैं अपनी सीक्रेट एजेंसीज के अंदर के जाके हमास वालों को मारें, लेकिन हमास ने भी उधर से बड़ा सख्त रेस्पॉन्स दिया है कि अगर आपने गज़ा पे हमला किया या हमारे लीडर्स को हाथ लगाया तो आप अपनी मौत को दावत देंगे, ये हमास वालों ने कहा है। ईरान का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है प्रेस टीवी, इन्होंने लिखा है कि हमास मिलिट्री विंग डेथ अवेट्स इजराइल शुड इट डेयर इन्वेड गज़ा। और इज़्ज़तुन अल कस्साम वालों ने इजराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि योर डेस्टिनी इज डेथ इफ़ यू स्टेप इनटू गज़ा। एनी ग्राउंड अटैक ऑन गज़ा गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू किल मोर एनिमीज एंड टेक देम एज कैप्टिव्स। इजराइल ने हमास के लीडर्स को टारगेट करने का जो टास्क अपनी खुफिया एजेंसियों को दिया हुआ है, इसमें सबसे जो टॉप पे जिस हमास की शख्सियत का नाम है वो है यहया सनवार। हमास की जो पॉलिटिकल विंग है ना, उसका हेड है इस्माइल हानिया। ज़्यादातर लोगों को इस्माइल हानिया का पता है, लेकिन इस्माइल हानिया जो है ना वो फ़लस्तीन से बाहर होता है। फ़लस्तीन के अंदर जो हमास का हेड है वो ये हैं यहया सनवार। तकरीबन 60 साल के हैं यहया सनवार और ये खान यूनिस जो कि गज़ा का इलाका है उसमें इनकी पैदाइश हुई। खान यूनिस गज़ा के बड़े शहरों में से एक है। पहले ये छोटा सा गांव हुआ करता था, आज से कई सदियां पहले। इसका नाम हुआ करता था सलका। लेकिन फिर यहाँ सदियाँ पहले उस ज़माने में क्या हुआ कि मुसाफिरों और हाजियों के लिए जो कि मक्का जाते थे उनको आराम देने के लिए तुर्क अमीर था यूनिस अल नूरज़ई ख़ान। उन्होंने यहाँ पर एक कारवान सराय बनाया था, बड़ा एक रेस्ट हाउस समझ लें। तो उसके बाद फिर ये जो छोटा सा सलका का गांव था वो इस शहर के नाम से आ गया, तुर्क अमीर के नाम पे खान यूनिस पड़ गया। मिस्र के पास भी वैसे एक ज़माने में ये खान यूनिस का हिस्सा रहा है। यहया सनवर यहाँ पैदा हुए। ही इज़ द टारगेट नंबर 1 फॉर मूसाद राइट नाउ। द टाइम्स ऑफ इजराइल लिख रहा है कि इजराइल सेट थ्रेटन हमास चीफ सनवार एज कॉल्स फॉर हिज हेड ग्रो लाउडर। इजराइल में इनकी सर की कीमत मुकर्रर हो गई है। असल में पिछले कई दिनों के अंदर बड़े वहाँ पर जो आम शहरी है उन्होंने हमले किए हैं और उसमें कई इजरायली मारे गए। लेकिन हमास के अलावा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो हमास ने वार्निंग दे दी है ना कि या सनवार को कुछ हुआ या अगर आप गज़ा के अंदर घुसे तो अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ मिस्र वालों ने भी वार्न किया है इजराइल को। हालांकि अब्राहम का कार्ड हुए और अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन हुई और पता नहीं क्या ड्रामेबाजियाँ, डील ऑफ द सेंचुरी, ये सब जब हो रहा था तो कहा जा रहा था कि सब सही हो जाएगा इजराइल और इन अरब मुल्कों के बीच, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक इस सारे कन्फ्लिक्ट की जो बुनियाद है वो फ़लस्तीन का मसला है। जब तक वो हल नहीं होगा इनके बीच, अरबों और इजरायलियों के बीच कभी भी पीस हो नहीं सकता। फ़लस्तीन दोबारा सकिन कर रहा है सबको। इजराइल का ही एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है हार्ट्स, इन्होंने लिखा है कि इजिप्ट वार्न्स इजराइल अगेंस्ट असैसिनेटिंग हमास लीडर्स इन वॉर। हार्ट्स ही लिख रहा है कि ड्यूरिंग दी रेगुलर कॉन्टेक्ट्स बिटवीन इजिप्शियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स एंड इजराइल, Egypt made it plain that any harm to Sinwar could lead to a new war, destroy all the understandings achieved so far with great effort, and Egypt could no longer serve as mediator between Israel and Hamas. मिस्र ने जनाब सीधा सीधा बता दिया इजराइल को कि भाई अगर आपने यहया सनवार को कुछ भी किया तो वो जंग छिड़ेगी कि फिर भूल जाएंगे, मिस्र भी आपको बीच बचाव करने के लिए आएगा और वो जो हमास वाले हमारी बात सुनेंगे ये भूल जाएं, आप हमारी भी बात नहीं सुनेंगे उसके बाद। वैसे इस जंग की वजह से ऑयल प्राइसेस में आपको बताऊं कि दुनिया में मज़ीद बढ़ जाएंगी। पहले ही यूक्रेन जंग की वजह से ऑयल मार्केट डिस्टर्ब्ड है। ऐसे में मिडल ईस्ट के अंदर अगर ये भी गड़बड़ पैदा हो गई तो इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर
फूड क्राइसिस के बाद ऑयल क्राइसिस भी पैदा हो जाएंगे। वैसे ही सप्लाई और डिमांड का दुनिया के अंदर ये जो सप्लाई चेन है सारी की सारी डिस्टर्ब्ड है दुनिया भर में। तो ये ऑयल भी अगर डिस्टर्ब हो गया ना तो फिर तो समझिए कि दुनिया की इकोनॉमी गई, अगर यहाँ पे जंग छिड़ गई तो। रूस ने वैसे मीडिएशन की ऑफ़र की हुई है हमास और इसराइल को, लेकिन अमेरिका की वजह से बात बन नहीं रही। अमेरिका ने इसराइल को मना कर रखा है कि खबरदार छोटू, उधर मॉस्को की तरफ देखना भी नहीं है आपने, आप इधर हमारी साइड पे हैं तो इधर ही रहें, उधर देखना भी नहीं है आपने। और अमेरिकन जो है ना वो चाह रहे हैं कि इजिप्ट इसमें जो है मीडिएटर का किरदार अदा करे, क्योंकि फ़लस्तीन वाले अमेरिका को अब मीडिएटर नहीं समझते। जब से ट्रंप साहब ने फ्री फंड में यरूशलेम दे दिया था इनको अपने तौर पे, इनको इजराइल वालों को, तो तब से लेके अमेरिका की जो पोजीशन थी वो डाउन हो चुकी है। अलबत्ता अब इजिप्ट को आगे कर रहा है अमेरिका कि वो हमारी बिहाफ पे एज अ मीडिएटर रोल प्ले करे, लेकिन मिस्र वाले कह रहे हैं कि अगर यह सिनवार को कुछ किया इजराइल ने तो फिर हम भी वहाँ पर जंग को रोक नहीं पाएंगे। एक और बहुत बड़ी न्यूज़ आपको बता दूं कि हमास का जो बेस है ना अब तक तुर्की रहा है। तुर्की वाले और उर्दगान वाले बड़ा इनको सपोर्ट करते रहे। अल-कस्साम ब्रिगेड के टॉप ऑफिशियल से लेकर उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इस्माइल हानिया वाले और ये सारे, ये तुर्की में मौजूद हैं। लेकिन अब तुर्की स्ट्रेटजिक रीपोजिशनिंग कर रहा है, उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो फिर उनको काफ़ी कड़वे घूंट भी भरने पड़ रहे हैं। इजराइल से भी उनको अपने रिलेशंस बेहतर बनाने पड़ रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजिक रिपोजिशन उनकी हो रही है, विच मीन्स इनकी हमास को वैसे सपोर्ट तो जारी रहेगी। ऐसा नहीं कि ये हमास के दुश्मन हो जाएंगे, तुर्की वाले सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन शायद हमास का बेस तुर्की से किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए। दो मुल्क इस हवाले से इजरायली डिफेंस एनालिस्ट की नज़र में है कि वहाँ पे हमास का जो बेस होगा, अगला घर उनका वो हो सकता है। एक तो सीरिया के लिए वो कह रहे हैं कि चांसेस हैं कि सीरिया में, लेकिन वो फिर सीरिया के लिए कह रहे हैं कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, हमास वाले ख़ुद भी जो हैं वो नहीं चाहेंगे कि उधर जाएं। दूसरा ये कि ईरान की बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन्फ्लुएंस है, तो फिर वो समझते हैं हमास वाले कि ईरान बहुत ज़्यादा उनको फिर प्रेशराइज भी कर सकता है। और वैसे हैं ईरान के भी इत्तेहादी है, लेकिन वो चाहते हैं कि एक डिस्टेंस ज़रूर बरकरार रहे, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल हिजबुल्लाह बन जाए, क्योंकि हमास एक सेपरेट एंटिटी है, हिजबुल्लाह सेपरेट एंटिटी है। तो सीरिया लेस लाइकली एक ऑप्शन है। जो सबसे ज़्यादा इजरायलियों को लग रहा है ना कि हमास वाले जा सकते हैं, अपना अगला बेस वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, वो है मलाइशिया। हमास का नया सियासी मरकज़ मलाइशिया में हो सकता है आने वाले दिनों में, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफ़गान तालिबान का सियासी मरकज़ आपको याद होगा कि कतर में हुआ करता था। अच्छा, कतर में भी हमास वाले नहीं जाएंगे। कतर भी इनको एक सपोर्ट तो करता है, लेकिन कतर की और तुर्की की तकरीबन सिचुएशन सेम है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि कतर की जो इकोनॉमी है वो बड़ी स्ट्रांग है, तुर्की की इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन हो रही है। कतर के साथ ये मसला नहीं है, बाकी उनके जो डिप्लोमेटिक के इशूज़ हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। जब अरबों के साथ तुर्की के रिलेशंस ख़राब थे तो कतर के भी जीसीसी वालों के साथ ख़राब थे। अब जब ये जीसीसी वालों के साथ तुर्की के रिलेशंस बेहतर हुए तो कतर के भी बेहतर हुए हैं।